हेलो स्टूडेंट। इसके पहले जो हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की बात किए थे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने 3 पार्ट देखा था। केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी और केपी के बीच रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द केसी, आरएनएस इक्वेशन की बात किए थे, लीच-डेथ प्रिंसिपल की बात किए थे। तो ये पूरा हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। उसके बाद जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एक कह सकते हैं कि एडवांस पार्ट, जो पर्टिकुलर किसी साल्ट के हाइड्रोलिसिस की बात करता है, किसी साल्ट के विषय में बात कर रहा होता है, तो वो हम लोग जो है आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग में पढ़े थे। तो ये इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट है। एक हमारा केमिकल जो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम की बात करता है, और एक आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड जो आयंस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस और माइनस में कन्वर्ट करते हैं, वो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करता है। तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में जो सबसे पहले हम लोग का ये है टर्म कि इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ऐसा कोई भी कंपाउंड है, द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड और इन मेल्ट स्टेट conduct the electricity अगर पर्टिकुलर कोई भी ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसका हम सोल्यूशन बनाते हैं या उसको मेल्ट स्टेट में लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ऐसे पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोलाइट का कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, अगर उसको सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में या उसका मेल्ट स्टेट है उसमें और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपका NaCl होता है, हाँ HCl होता है ना, एस्टिक एसिड हो गया, ये सब के सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनके सोल्यूशन में अगर हम करंट पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें या उसको मेल्ट स्टेट में ले और उसमें करंट पास करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी की करंट को कंडक्ट करता है, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि पर्टिकुलर हम कह रहे हैं कि उसका सोल्यूशन लेना चाहिए, मेल्ट स्टेट लेना चाहिए ना, सॉलिड स्टेट की बात नहीं कर रहा है ना, सॉलिड स्टेट की बात नहीं कर रहा है, बात ये कर रहा है कि उसका सोल्यूशन होना चाहिए और मेल्ट स्टेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे NaCl है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आयंस में ब्रेक कर रहा है Na+Cl-, और जब Na+Cl- ये अपने आयंस में ब्रेक कर रहा है और ये जब मूव करेगा, जब ये मूवमेंट इसका होगा तो कहीं ना कहीं जो है जो कंडक्टिविटी होगी वो जनरेट करेगी और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है, जो करंट फ्लो करता है, वो चार्ज के मूवमेंट से करता है। तो चार्ज के मूवमेंट्स का मतलब ये हमारा प्लस चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो जब ये मूव करते हैं तब हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जब पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये अपने आयंस में ब्रेक करेंगे और अपने आयंस में ब्रेक करने के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब यहाँ पे एक टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये ऑलरेडी हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार हम बता दे रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने NaCl का 1 मोल लिया, NaCl का 1 मोल लिया और ये हम कह रहे हैं कि ये Na+Cl- में ब्रेक किया, Na++Cl- में ब्रेक किया। तो अगर हम 1 मोल लेते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का या किसी भी कंपाउंड का हम 100% जो है ब्रेकिंग नहीं करते, मतलब ब्रेकिंग नहीं करते या 100% ब्रेक नहीं करता। कोई भी मॉलिक्यूल से ले लीजिए, अगर हम उसको जो है डिसॉल्व करते हैं या कह सकते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, तो वो 100% रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका कुछ पार्ट करता है। तो सपोज करिए इसने इनिशियली हम 1 मोल लिए थे, तो ये हमारा 0 मोल था, लेकिन आफ्टर टाइम t इसका अल्फा मोल ब्रेक किया, तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, एंड दिस अल्फा इज द कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे 1 में से अल्फा मोल ब्रेक किया, तो अल्फा इज द फ्रैक्शन, हम कह सकते हैं अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इट इज द फ्रैक्शन इन द सेंस क्या पॉइंट में होगा। क्लियर? तो अगर हम कहें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू करें अल्फा इक्वल टू, तो हमारा होता है फ्रैक्शन
या डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. So this is the fraction. This is the fraction dissociated molecule upon the total number of moles is called alpha dissociation, degree of dissociation. Clear? तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर हुआ. व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस पर्टिकुलर द फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड व्हिच डिसोसिएट इन द आयंस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, तो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग अब किस कंपाउंड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगा, किस कंपाउंड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, मतलब कौन सा कंपाउंड हाईली ब्रेक करेगा, कौन सा कंपाउंड कम ब्रेक करेगा, कौन सा बहुत कम करेगा, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे. तो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. अगर ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन की बात करते हैं, और उसके बेसिस पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. पहला है हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो जैसे इसका नाम है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या कि पर्टिकुलर इसके सोल्यूशन या पर्टिकुलर इसके मेल्ट कंडीशन में अगर हम करंट पास करते हैं तो ये क्या करेगा, बहुत हाईली करंट पास करेगा, मतलब ये मतलब बेस्ट कंडक्टर माना जाता है. और दूसरी चीज दैट कंपाउंड्स दैट इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली. कहने का मतलब ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है वो हमारा कहलाएगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. तो इसका मतलब अगर कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बहुत हाई होंगे. जब नंबर ऑफ आयंस होंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज द हाई कंडक्टर, इट एक्ट्स एज हाई कंडक्टर, बेस हाईली कंडक्टर कर सकते हैं, हाईली कंडक्टर. तो ये हमारा हो गया कि पर्टिकुलर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो कंप्लीटली ब्रेक करता है प्लस और माइनस में, और उसमें करंट पास करने से बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को जो है करंट पास करता है, तब हम उससे कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में जनरली क्या होता है, जितने भी स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, जितने भी स्ट्रांग एसिड का मतलब H2SO4, HCl, HNO3, ये जितने भी स्ट्रांग एसिड्स होते हैं वो सब के सब हमारे जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में होंगे. जितने स्ट्रांग बेस होते हैं, स्ट्रांग बेस का मतलब NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH ट्वाइस हो गया, है ना, ये सब के सब जो है हमारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे. स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से बना हुआ साल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, NaNO3, Na2SO4. तो देखिए यहाँ पे NaCl किससे बना, NaOH HCl से, KCl किससे बना, KOH HCl से, ये किससे बना, NaOH HNO3 से. तो कहने का सेंस है कि ये जो साल्ट है वो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बना है, और यहाँ पे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस. तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, जितने भी स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, जितने भी स्ट्रांग बेस होते हैं, या स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिला हुआ साल्ट जो बनता है वो हमारा कहलाता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? तो जनरली हमें मतलब एक सिंपल ऐसे देखा जाए तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज दैट इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द आयंस एंड इट्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी हाईली. और अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस एंड साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, ये हमारा जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई. इसके बाद हमारा आता है स्ट्रांग वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम दूसरे की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या है कि वीकली डिसोसिएटेड, इन द सेंस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल आर डिसोसिएटेड, है ना, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड.
डिसोसिएटेड। क्लियर। अब जब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, क्योंकि कम ही आयंस ब्रेक करेगा तो कम ही आयंस बनेंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो बहुत कम ब्रेक करेगा तो नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे तो ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो लेस कंडक्ट करेगी। इसका मतलब है कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लूजली, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेस। उसके रेफरेंस में लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और अब इसका एग्जांपल की बात करें तो वीक एसिड जितने भी होंगे, वीक एसिड का मतलब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे आपका CH3 COH हो गया, C2O4 H2 हो गया, C2H2O4 हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सब वीक होते हैं। HCN हो गया, ये हमारे सभी वीक एसिड हो गए। वीक बेस ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना, ये सब के ALOH टाइस, ये सब हमारे क्या होते हैं, वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। और वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट जैसे NH4Cl, वीक एसिड ना, तो यहाँ पे NH4CN हो जाएगा। दूसरा केस ये अमोनियम एसिटेट ले लीजिए, CH3COOH CONH4, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो साल्ट है वो सब क्या है, वीक एसिड का वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस, ये सब के सब वीक बेस है, ये सब के सब वीक एसिड है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, नंबर ऑफ आयंस कम बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेगी, और फाइनली क्या होगा कि इनका जो एग्जांपल होगा वो वीक एसिड, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये सब के सब इसके एग्जांपल हैं। क्लियर। तो ये हमारा एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मींस आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। तो हम लोगों ने तीन चीजें देख ली, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, दूसरी चीज की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कि कितने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, फिर उसके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब हम लोग जो है देख लिया। अब इसके बाद जो हमारा एक कंडीशन होता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है। तो कंप्लीटली जब डिसोसिएट करेगा इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई बात ही नहीं है। कहने का सेंस ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जस्ट सिंक, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस इज द कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अब हम जब कंप्लीटली डिसोसिएटेड की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl लेते हैं, और जब हम ये ब्रेक करता है तो ये Na प्लस Cl माइनस, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो ये पूरा का पूरा 1 मोल ब्रेक कर गया, तो हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो अल्फा होता है। तो अल्फा होने का मतलब है कि जब ये पूरा का पूरा 100% ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे अल्फा की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की नहीं बात करते क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसका कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेगा, तब क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे NH4OH ले लेते हैं, NH4OH लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, है ना। जब NH4 प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, अब इसका 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल ले रहे हैं तो ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये तो 100% ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर है, 100% ब्रेक नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 1 का कुछ पार्ट ब्रेक करेगा। 1 का जब कुछ पार्ट ब्रेक करेगा, यही कुछ पार्ट हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। इफ NH4 ब्रेक्स अल्फा मोल देन 1 माइनस रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। और ये देखिए इसके 1 मोल से A1 मोल बना, A1 मोल रहा तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, मतलब दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर। अब यहां से हमारा एक टर्म जनरेट होता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यहां से एक रूल आता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अब ये ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या,
इसको हम लोग पहले जो है प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है अष्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। अब अष्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए सपोज करिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एस्टिक एसिड का, एस्टिक एसिड डिसोसिएशन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हो गया हमारा CH3COOH, अगर ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3COOH माइनस प्लस CH3O प्लस बनता है, H3O प्लस बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की K इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे K की बात करते हैं, यहाँ पे CH3COO माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका H3O प्लस हो जाएगा, क्लियर, अपान ये बन जाएगा आपका CH3COOH बन जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे क्या होता है, H2O को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो K इंटू H2O हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3COO माइनस और यहाँ पे H3O प्लस और अपान ये बन जाएगा आपका CH3COOH। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो H2O होता है इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब है कि इसके कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मींस इसके कंसंट्रेशन में कोई ऐसा चेंजेज नहीं होगा जो कैलकुलेशन में इफेक्ट करे। मतलब जैसे सिंपली हम ये करें कि अगर 1 बकेट वाटर ले लेते हैं और उसमें जस्ट 2-4 जो है पार्टिकल्स हम जो है शुगर मिक्स कर देते हैं। 1 बकेट वाटर में हम 2-4 पार्टिकल्स जो है शुगर मिक्स कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये देखें, शुगर तो पूरा का पूरा डिजॉल्व कर गया, 2-4 पार्टिकल जब हम मिक्स कर रहे हैं तो शुगर का पूरा डिजॉल्व किया, लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, वाटर इतना बल्क में है कि उसमें जो कुछ पार्टिकल्स वाटर का उससे रिएक्शन करेगा, बाकी सब वैसे के वैसे पड़े रहेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये वाटर बहुत हाई अमाउंट में है और इसकी कंसंट्रेशन जो चेंजेस होगी बहुत कम होगी, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट, यहाँ पे एक कांस्टेंट, तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला के हम एक अनदर कांस्टेंट जनरेट करते हैं Ka, जिसे हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये हमारा बन जाता है CH3COO माइनस और यहाँ पे बन जाएगा आपका H3O प्लस और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3COOH, ये बन जाता है, क्लियर। अब यहाँ से अगर हम इसको, ये हमारा इक्वेशन थी, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। अब अगर सपोज करिए हम इसी इक्वेशन को फिर, चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इसको जो इस तरह से अगर लिखें CH3COOH प्लस H2O, दिस गिव्स CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस, ये बन गया। अब यहां से अगर देखेंगे तो इसका तो कंसंट्रेशन फिक्स है, इसको तो हमको छोड़ देना है। अब सपोज करिए इनिशियली 1 मोल था तो ये हमारा 0 मोल रहा होगा इनिशियल एट टाइम t इक्वल टू 0। एट टाइम t इक्वल टू 0 करते हैं तो जैसे ही हम लेंगे तुरंत तो ये बनेगा नहीं, कुछ तो वक्त लगेगा, कुछ तो समय लगेगा। अब अगर मान लेते हैं इनिशियली t इक्वल टू 0 पे ये 1 मोल था, ये 0 मोल था, तब जब आफ्टर टाइम t इक्वल टू जब t था, आफ्टर टाइम t देन व्हाट, some number of moles of acetic acid are breaking, some number of, चूंकि this is the weak electrolyte, since this is the weak electrolyte means what, some fraction of the electrolyte are breaking, means इसका कुछ पार्ट ब्रेक करेगा, मान लीजिए इसका अल्फा मोल ब्रेक किया तो यहाँ से रिमेनिंग कितना होगा 1 माइनस अल्फा बचा है और इसके 1 मोल से 1 मोल ये बन रहा है, इसका मतलब क्या कि ये अल्फा मोल बनेगा, ये मोल हुआ। और हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर होता है, तो 1 माइनस अल्फा बाई भी, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा बाई भी, यहाँ से हो जाएगा अल्फा बाई भी। इसका मतलब है कि अब इन कंसंट्रेशन को इस इक्वेशन में रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए Ka इक्वल टू सिंपली हम क्या रख दें, कोई प्रॉब्लम, चलिए Ka करके देते हैं। K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मींस अल्फा बाई भी इनटू अल्फा बाई भी अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई भी। तो ये भी कैंसिल हो गया, यहां से हो जाएगा Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन भी 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो अल्फा है इसकी वैल्यू बहुत कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अल्फा बहुत कम है, तो अल्फा बहुत कम है इसका मतलब इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1 देन व्हाट 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1। अब 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा की जगह वहां रखेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v हो जाएगा।
तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू करेंगे तो क्या अल्फा स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो के ए इंटू वी, और यहाँ से अल्फा करेंगे तो अंडर रूट के ए इंटू वी। तो यहाँ से जो है ऑस्टवाल ने एक रूल निकाला था। ऑस्टवाल ने कहा था कि पर्टिकुलर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन। यहां से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ऑस्टवाल डाइल्यूशन ने कहा था कि दिस अकॉर्डिंग टू दिस, उन्होंने ये कहा था कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to square root of डायलूशन। डायलूशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डायलूशन मतलब भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम जब हम बढ़ाते हैं तो उसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, तो डायलूट होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम टर्म को ही हम लोग जो है डायलूशन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए के तो हमारा कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट था तो यहाँ पे अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, ये हमारा जो है यही हमारा ऑस्टवाल डायलूशन लॉ कहता है। क्लियर? तो ये हमारा एक हुआ कि ऑस्टवाल डायलूशन लॉ ये कहता है कि पर्टिकुलर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायलूशन के। क्लियर? तो ये हमारा जो है ऑस्टवाल डायलूशन लॉ हो गया। अब इसकी लिमिटेशन क्या है ऑस्टवाल डायलूशन लॉ की? ऑस्टवाल डायलूशन लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी लिमिटेशन जो है दिस लॉ only applicable for weak electrolyte ये स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। मीन्स व्हाट? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज completely dissociated। अगर completely dissociate करेगा, complete dissociated, so there are no what alpha, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर कंप्लीटली डिसोसिएट किया 100% डिसोसिएट किया तो 1 माइनस अल्फा कहां से आएगा? अल्फा आएगा नहीं, क्योंकि 1 मोल था, 1 मोल पूरा का पूरा ब्रेक कर गया। जब 1 मोल पूरा ब्रेक करेगा तो अल्फा कहीं से आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा ये रूल फॉलो नहीं करता। ऑस्टवाल डायलूशन लॉ स्पेशली एप्लीकेबल फॉर द weak electrolyte, not for the strong electrolyte, but because there is no any degree of dissociation of the strong electrolyte is found. Okay, this is all about the Ostwald dilution law. Okay, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन, ये Ostwald dilution law क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, ये हमारा जो है अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल डायलूशन लॉ होगा। इसके बाद हमारा एक टर्म आता है एसिड एंड बेस। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है एसिड और बेस का, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एसिड एंड बेस, एसिड्स एंड बेसेस। ये जो है एसिड और बेसेस की अगर हम बात करते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज द एसिड और विच वन इज द बेस? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए समय पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था आरएनएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ने इन्होंने ये बताया था कि आरएनएस के अकॉर्डिंग ये था कि पर्टिकुलर दैट कंपाउंड which give H plus ion called acid
अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जो H प्लस डोनेट करता है तो हमारा जो है एसिड कहलाएगा। एंड दैट कंपाउंड which give what OH minus ion called base। तो उन्होंने एक सीधा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि पर्टिकुलर कोई ऐसा कंपाउंड है जो H प्लस रिलीज करेगा, जैसे H प्लस रिलीज कर रहा होगा HNO3 क्या ब्रेक करेगा H प्लस प्लस NO3 माइनस, फिर HCl ले लीजिए, ये ब्रेक करेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 ये ब्रेक करेगा क्या 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो देखिए यहाँ H प्लस, यहाँ H प्लस, यहाँ पे H प्लस। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो H प्लस रिलीज कर रहा होता है जिसमें H प्लस होता है, वो हमारा कहलाता है व्हाट एसिड, वो एसिड कहलाएगा। और दूसरा केस क्या कर रहा है, ऐसा है कोई ऐसा कंपाउंड है which give the OH माइनस आयन, बेस कहलाएगा। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें OH माइनस आयन है, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है, NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस, ये सब के सब देखिए कंपाउंड में यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, सब जगह आपका OH माइनस है। इसका मतलब ये सब के सब क्या कहलाएंगे बेस। तो इनका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट था आरएनएस इक्वेशन का, आरएनएस कॉन्सेप्ट का, एसिड एंड बेस का, कि अगर जैसे पूछा व्हाट इज द आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस, तो सिंपली यू सेड दैट any compound which give the H plus ion is called acid and which compounds give the OH minus ion called base। तो सिंपली आपका ये एग्जांपल हो जाएगा। तो ये हमारा आरएनएस कॉन्सेप्ट हुआ, गिवन एसिड, गिवन H प्लस एसिड, गिवन OH माइनस बेस। तो ये हमारा आरएनएस कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद आरएनएस के बाद हमारा जो है एक कॉन्सेप्ट दूसरा आया जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरीज कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने, ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, कुछ तो ये आरएनएस को ही फॉलो किया, कुछ अपना इन्होंने भी दिया था। इन्होंने क्या दिया था कि दैट कंपाउंड which give H plus ion called acid। ये तो इन्होंने जो है आरएनएस को ही कॉपी किया, कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है which gives the H plus ion called acid। दूसरा केस इन्होंने थोड़ा सा इसी स्टेटमेंट को उन्होंने डिफरेंट वे में किया कि दैट कंपाउंड which accept H plus ion। अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था दोनों H प्लस के फॉर्म में दिया कि देगा तो एसिड और लेगा, एक्सेप्ट करेगा तो H प्लस, तो ये हमारा कहलाता है बेस। और इसी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट। प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पे इसको जो है इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं HCl ले लेते हैं और यहाँ पे H2O ले लेते हैं, ये हमारा ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक करता है क्या Cl माइनस प्लस H3O प्लस करता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे HCl था, यहाँ पे Cl माइनस है, इसका मतलब यहाँ से H प्लस रिलीज कर रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम Cl और Cl माइनस को देखें, तो अगर इस सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl माइनस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से H प्लस निकला। तो जब H प्लस निकला तो ये क्या कहलाया एसिड, और यहाँ पे H2O है और यहाँ पे H3O प्लस हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया। जब इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो ये क्या कहलाया बेस। क्लियर। इसी तरह से अगर हम ये ले लेते हैं HCl प्लस NH3, HCl प्लस NH3, इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा बन जाता है NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये H प्लस दिया, Cl माइनस बना, तो ये हमारा एसिड हो गया। और ये देखिए NH3 था, H प्लस इसने लिया, NH4 प्लस में बन गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें एक दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। एक H प्लस डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे भी देखिए लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो H प्लस इस लोन पेयर पे अटैक किया, H3O प्लस बनाया, यहाँ पे लोन पेयर है H प्लस यहाँ पे अटैक किया, H4 प्लस बना दिया। तो इस तरह से जो है हमारा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट एक आता है
कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, अगर H प्लस रिलीज कर रहा है तो एसिड, अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटॉन डोनर कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्रॉन्स्टन एंड लोरी कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक टर्म आता है कॉन्जुगेटेड। अगर हम इसकी बात करते हैं, चलिए इसको कॉन्जुगेटेड का हम टर्म देख लेंगे, एक मिनट जस्ट। कॉन्जुगेशन हम लोग देखते हैं बाद में, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करेंगे तब। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि पर्टिकुलर कौन एसिड कौन बेस। ठीक, तो ये हमारा हो गया ब्रॉन्स्टन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है लेविस एसिड कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लीजिए लेविस एसिड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि यार एक तो ठीक है कि आप H प्लस दिया तो एसिड है, OH दिया तो बेस है, या H प्लस दिया तो एसिड है, H प्लस लिया तो बेस है, ठीक है। लेकिन ये तभी हम बता पाएंगे कि उसमें H प्लस हो। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो जाए जिसमें H प्लस हो ही ना, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें H प्लस हो ही ना या OH माइनस हो ही ना, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड होगा कि बेस। तब ये एक क्लैशिंग हुआ, ये एक प्रॉब्लम्स जनरेट किया कि पर्टिकुलर अगर H प्लस नहीं है, OH माइनस नहीं है, तब हम कैसे जो है उसको एसिड और बेस कंसीडर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो है लॉरी, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी और आरएनएस का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, क्योंकि जब H प्लस है नहीं तो एसिड नहीं कहेंगे, मतलब आपका जो है आरएनएस कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया और ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट भी फेल हो गए। फिर इसके बाद लेविस एसिड में, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनका एक सीधा सा स्टेटमेंट था लेविस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि लोन पेयर एक्सेप्टर, अगर हम लोन पेयर एक्सेप्टर की बात करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर, अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, हम उसे बोलते हैं लेविस एसिड, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, हम उसे लेविस एसिड बोलेंगे। दूसरा, अगर लोन पेयर गिवन, लोन पेयर डोनर हो, लोन पेयर डोनर अगर हो जाए, तो अगर लोन पेयर डोनर हो तो हम उसे सिंपली कहते हैं बेस। ये एक स्टेटमेंट उन्होंने सिंपल सा दिया था कि पर्टिकुलर दैट कंपाउंड व्हिच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लेविस एसिड, या सिंपली एसिड बोल सकते हैं, एंड दैट कंपाउंड्स व्हिच गिव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लेविस बेस। ठीक है, तो ये कि इन्होंने जनरल कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन अब ये कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो एक्सेप्ट करेंगे, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अब हम उसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम लेविस एसिड की बात करते हैं, लेविस एसिड की बात करते हैं। अगर हम लेविस एसिड की बात करते हैं तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला टाइप का है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, दैट कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल हैव नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट, उनके पास उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तब हम उसे बोलते हैं लेविस एसिड। इसमें जैसे पहला जो केस मैंने बताया था कि पर्टिकुलर सब मॉलिक्यूल हैविंग सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब मॉलिक्यूल हैविंग सेंट्रल एटम with incomplete octet, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, अस्टक उसका कंप्लीट ना हो, उसके आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो, या इसी को हम दूसरे वे में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ये हम कह सकते हैं। अब ये कब क्यों कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्यों कहेंगे, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर हम BF3 ले लेते हैं, BF3 लेते हैं, अगर हम BF3 लेते हैं तो देखिए बोरान क्या है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका करेंगे 2 3 है, और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे बोरान फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन शेयर किया, एक फ्लोरीन यहाँ शेयर किया, एक फ्लोरीन यहाँ शेयर किया, तो देखिए एक बोरान, 1 बोरान, ये 3 इलेक्ट्रॉन बोरान का हो गया आउटर ऑर्बिटल का, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर किया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखिए 6 ही हुआ, इलेक्ट्रॉन 6 हो रहा है, अभी भी इसका ऑक्टेट नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कहीं से भी इसे लोन पेयर मिलेगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, कहीं से भी इसे लोन पेयर मिलेगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, मींस दिस इज द एसिड। इसी तरह से अगर हम कहें AlCl3,
अगर हम AlCl3 की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, ये 13 होता है, 2 8 3, इसके आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर। और क्लोरीन 3 है तो एक क्लोरीन यहां शेयर किया, एक क्लोरीन यहां शेयर किया, एक क्लोरीन यहां शेयर किया, क्लोरीन क्लोरीन हो गया। अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, टोटल 6। अभी भी इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब कहीं पे भी लोन पेयर मिलेगा ये एक्सेप्ट करेगा, कहीं पे भी लोन पेयर मिलेगा ये एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब ये क्या कहलाया, एसिड। हाँ, इसी तरह से जो है BF3 हो गया, BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, तो ये सब ऐसे कंपाउंड है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तब हम इसे बोलेंगे लेविस एसिड। ये पहला केस था। ठीक है, दूसरा केस ये है कि अगर कोई कंपाउंड ले लीजिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ये हमारा पहले टाइप का एसिड था। अगर दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं कि मेटल हो, जनरली मेटल ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, मेटल ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो दूसरा केस क्या है, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल या एटम, एटम क्या कहलाएगा, लेविस एसिड ना। चार्ज पार्टिकल जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम 2+ ले लीजिए, सोडियम प्लस ले लीजिए, है ना, ये पोटेशियम प्लस ले लीजिए, है ना, कैल्शियम 2+ ले लीजिए, आयरन 3+ ले लीजिए, आयरन 2+ ले लीजिए, आयरन 3+ ले लीजिए, है ना, निकल 2+ ले लीजिए। तो जनरली ये सब कहाँ आते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, complex compound metal, metal are what, act as Lewis acid, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो प्लस में होते हैं, वो लेजेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम इनके बोलते हैं लेविस एसिड। जितने भी पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो सब के सब हमारे जो है लेविस एसिड की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही हमारा लेविस एसिड कहलाता है। तो ये हमारा दूसरा टाइप हुआ। एक तो पहला ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, दूसरा ये होगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब है कि वो हमारा लेविस एसिड की कैटेगरी में आएगा। तीसरा ये है, तीसरा थर्ड क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल which have multiple bond between two different atom। अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें दो डिफरेंट एटम के बीच हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तब हम वो जो है उसको लेविस एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 ले लीजिए, CO2 में देखेंगे तो C डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। SO2 ले लीजिए, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O हो गया, ये हमारा लेविस एसिड की कैटेगरी में आएगा। सल्फर ऑक्सीजन के बीच है, SO3 ले लीजिए, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O हो गया, तो यहाँ पे देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच हमारा मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें हमारा जो है दो डिफरेंट एटम के बीच अगर हमारा मल्टीपल बॉन्ड बनता है, तब हम उसे बोलते हैं लेविस एसिड। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा तीन केस हुआ। पहला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, दूसरा ऑल पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड मॉलिक्यूल्स एटम, और थर्ड की पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम इज कॉल्ड लेविस एसिड। ठीक, इसके बाद एक और कंडीशन आता है आपका मॉलिक्यूल हैविंग सेंट्रल एटम विद एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए जो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो लेकिन उसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो, जैसे ये फोर्थ टाइप मॉलिक्यूल हैव एटम विथ incomplete d orbital। जैसे फॉर एग्जांपल ये PCl5 ले लीजिए, PCl5
तो PCl5 में क्या हो जाएगा हमारा, फास्फोरस ले लीजिए, फास्फोरस हमारा 15 होता है, तो इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 3p3 आया। तो 3p3 के कारण 3p3 के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपका ये 3d देखिए, 3d थर्ड सेल आ रहा है, तो थर्ड देखिए, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। इस थर्ड सेल में हमारा 3s2 भी आएगा, 3p3 भी आएगा, और इसी में तो 3d आएगा। और जब 3d आएगा तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 p में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो यहाँ से 3 क्लोरीन तो यहाँ से शेयर किया, 3 क्लोरीन से, लेकिन यहाँ पे देखिए d है, यहाँ पे डी वैकेंट डी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा फास्फोरस, इसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मींस लेविस एसिड। इसी तरह से जो है SiCl4 ले लीजिए, SiCl4 ले लीजिए, SiCl4 सिलिकॉन हमारा 14 होता है, तो 14 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। और जब 3p2 आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 3d आएगा, और d ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका मतलब ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो टोटल हमारे पास ये लेविस एसिड के 4 कैटेगरी हुए। पहला कैटेगरी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑल पॉजिटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं सबके सब लेविस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, लेविस एसिड होगा। तीसरा, जिसमें ऐसा कोई मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें जो है मल्टीपल बॉन्ड होता है 2 डिफरेंट एटम के बीच, वो हमारा लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लास्ट वन कि मॉलिक्यूल अगर ऐसा कोई है जिसमें सेंट्रल एटम में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो हमारा लेविस एसिड होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये लेविस एसिड की 4 कैटेगरी हुए। इसके बाद हमारा आता है लेविस बेस। तो यहाँ पे क्या है, लेविस बेस की कैटेगरी में जो है सबसे पहले ये है कि जिनके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर हम लेविस बेस की बात करते हैं, लेविस बेस, अगर लेविस बेस की बात करते हैं तो इसमें पहला जो पार्ट है, फर्स्ट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल which have lone pair of electron। तो अगर किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा तो क्या होगा, वो लेविस बेस होगा। सिंपल सी ऐसी बात ऐसे सोचिए कि जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप किसी भिखारी को डोनेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और इतना पैसा है कि आप मतलब कि यूज से थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 50 रुपए है और आपको एक बुक लेनी है। अब बुक आपको पता है कि वो 40 रुपए में ही मिल जाएगी, जैसे 50 रुपए है आपके पास और आपको एक बुक लेनी है और आपको पता है कि बुक हमारी 40 रुपए में मिल जाएगी। अगर एक भिखारी आ जाएगा, वो पैसा मांगेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये आएगा कि यार हमको तो बुक 40 रुपए मिल जाएगी, लेकिन 10 रुपए एक्स्ट्रा है, और 10 रुपए एक्स्ट्रा है तो लो भाई तुम ले जाओ 10 रुपए। मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम डोनेट कर दे रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो नहीं डोनेट करते। तो यहाँ पे वही कैसा कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। जैसे यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 5 होगा, 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, बच गया इसके पास लोन पेयर। अब जब लोन पेयर है तो कोई भी डोनर एक्सेप्टर आएगा तो क्या करेगा, इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो नहीं दे पाता, लेकिन है तो दे सकता है। इसी तरह से H2O है, H2O ले लीजिए तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। एल्कोहल ले लीजिए ROH, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर सकता है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इट्स कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, thus it is called Lewis base। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इट्स मे बी पॉसिबल इट्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड Lewis base। Second case, in this case all negative charge, जितने भी नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर नेगेटिव चार्ज मींस व्हाट, उस पर माइनस, जैसे Cl- ले लीजिए, Cl-, अगर ये माइनस है तो माइनस मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है तो माइनस किसी भी प्लस को दे सकता है। जैसे OH माइनस है, इसके पास माइनस है तो डोनेट कर सकता है। NO3 माइनस है तो डोनेट कर सकता है। SO4 2 माइनस है तो डोनेट कर सकता है। तो जितने भी माइनस होते हैं सबके सब हमारे लेविस बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने प्लस होते हैं लेविस एसिड, जितने माइनस होते हैं लेविस बेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो अगर हम एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम लोगों ने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा। पहला क्या था, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। आर्रेनियस ने क्या कहा कि पर्टिकुलर ऐसा कोई कंपाउंड है जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड है, या OH- रिलीज करेगा तो बेस है। ये हमारा आर्रेनियस था। उसके बाद जो है ब्रांस्टन-डलोरी कॉन्सेप्ट था। ब्रांस्टन-डलोरी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर दैट कंपाउंड which give the H+ ion consider as acid which accept the H+ ion is called base। वो हम लोगों ने एग्जांपल दे रखा था। ब्रांस्टन-डलोरी जो है प्रोटॉन के एक्सेप्टर और डोनर की बात करता है, इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को हम प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें H+ नहीं हो, OH- नहीं हो, तो हम कैसे उसको एसिड बेस कॉन्सेप्ट एसिड बेस कहेंगे। तब तीसरा कॉन्सेप्ट जनरेट होता है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये देखा कि पर्टिकुलर ऐसा कोई भी कंपाउंड है जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो लेविस एसिड है, जो लोन पेयर डोनर है वो बेस है। फिर लेविस एसिड की कैटेगरी में हम लोग 4 कैटेगरी देखे। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, पहला। दूसरा, ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल का वैकेंट d ऑर्बिटल खाली हो। तीसरा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सबके सब एसिड की तरह बिहेव करेंगे। चौथा, कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लीजिए जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड बनता है, वो हमारा लेविस एसिड। तो ये 4 कैटेगरी हुआ। इसके बाद लेविस बेस में हम लोगों ने देखा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डोनेट करेगा, लेविस बेस हो जाएगा। और ऐसा कोई भी आयंस, जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं वो सब के सब हमारे लेविस बेस कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज होल अबाउट द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर। इसके बाद जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, एटलीस्ट आपके लेवल पे ये चीज़ें नहीं आती। जब आप हायर क्लासेस जाते हैं तो यूस्नोविच एसिड बेस कॉन्सेप्ट आता है। फिर लक्स फ्लड मॉडल जो होता है ऑक्सीजन एक्सेप्टेंस और डोनेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो वो चीज़ें आपके लेवल पे नहीं है, वो हाई लेवल पे है। जब BSc MSc वाले होते हैं उनके लेवल के, तो आपके टॉपिक पे वो चीज़ें नहीं है। फिलहाल इतना चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और इसका एप्लीकेशन भी बहुत जगह होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो है हमारा डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब इसके बाद जो हमारा आता है डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब यहाँ पे जो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर रहे होंगे अनइक्विलिब्रियम की, क्योंकि यहाँ से डिसोसिएशन ऑफ एसिड और बेसिस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसी के साथ जुड़ेगा हमारा पीएच के तुरंत बाद हमारा आ जाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, पीएच एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और साल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सब के सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो ये सब जब हम स्टार्ट करेंगे तो पूरी चीज़ें खत्म होगी। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इस टॉपिक पे जितने भी अनइक्विलिब्रियम पार्ट 1 हम कह सकते हैं इसे। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, कोई मतलब सजेशन देनी है, जो भी चीज़ें हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सेकेंड कंडीशन, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और ताकि जो है सभी लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।